मैं आरवा हूं और आज मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूं जहां क्रिमिनल्स छुपते नहीं, वो ऑफिशियली एग्जिस्ट करते हैं। सोचो, टोक्यो के बीच एक बिल्डिंग खड़ी है। गेट के बाहर नाम लिखा है हेडक्वार्टर्स और अंदर कोई इल्लीगल माफिया मीटिंग नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस सिस्टम चल रहा है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये है याकुजा, एक ऐसा क्राइम नेटवर्क जो दुनिया के बाकी माफिया से अलग है, क्योंकि ये सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, सिस्टम के अंदर ऑपरेट करता है। हर एम्पायर की शुरुआत एक ट्रूथ से होती है और याकुजा की शुरुआत हुई रिजेक्ट होने से। 1600s का जापान, एक ऐसा समाज जहां तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी कास्ट से डिसाइड होती थी और सबसे नीचे वो लोग जिनका कोई नाम भी नहीं था। उन्हें बोला जाता था आउटकास्ट्स, लोग जिन्हें सोसाइटी ने कह दिया तुम बेकार हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब तुम किसी इंसान को सिस्टम से बाहर निकाल देते हो तो वो अपना अलग सिस्टम बना लेता है। यहीं से जन्म हुआ दो ग्रुप्स का, तीकिया और बाकुतो। तीकिया स्ट्रीट सेलर्स, बाकुतो गैम्बलर्स। लेकिन असली गेम बाकुतो ने शुरू किया, इल्लीगल गैम्बलिंग, लोन और फिर डेट ट्रैप। और यहां से शुरू हुआ कंट्रोल का पहला सिस्टम। एक कार्ड गेम था हनाफुडा और उसमें कॉम्बिनेशन था 8 + 9 + 3 = वर्स्ट हैंड। जापान में इसे बोला गया याकुजा, मतलब बेकार, यूजलेस, फेलियर। और आयरनी देखो, जिन लोगों को सोसाइटी ने यूजलेस बोला, उन्होंने दुनिया का सबसे स्ट्रक्चर्ड क्राइम एम्पायर बना दिया। 1945 जापान टूट चुका था। एटॉमिक बॉम्ब्स, भूख, सिस्टम कोलैप्स। और जब सिस्टम गिरता है तो पावर वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम को फिल किया याकुजा ने। ब्लैक मार्केट, प्रोटेक्शन, कंट्रोल। ये क्रिमिनल्स नहीं रहे, ये बन गए नेसेसरी ईवल। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को डर था जापान कम्युनिस्ट बन सकता है और यहां एक डेंजरस डिसीजन लिया गया, डायरेक्ट वॉर नहीं, इनडायरेक्ट कंट्रोल। कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि सर्टेन पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ने याकुजा जैसे ग्रुप्स का यूज किया प्रोटेस्ट्स कंट्रोल करने के लिए। सच क्या है पूरा क्लियर नहीं, लेकिन इतना जरूर है, याकुजा सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं थे, वो पावर गेम का हिस्सा बन चुके थे। याकुजा का सबसे शॉकिंग पार्ट क्या है? उनका स्ट्रक्चर। ये कोई रैंडम गैंग नहीं, ये एक कॉर्पोरेट सिस्टम है। सीईओ, मैनेजर्स, फील्ड एजेंट्स और हर लेवल पर एक ही रूल, एब्सोल्यूट लॉयल्टी। अब बात करते हैं उनके सबसे डिस्टर्बिंग रिचुअल की, युबित्सु में फिंगर कटिंग। अगर तुम गलती करते हो तो तुम अपनी छोटी उंगली काट देते हो। क्यों? पनिशमेंट के लिए नहीं, डिपेंडेंस के लिए। एक इंसान जो फिजिकली वीक हो जाता है, वो इमोशनली और मेंटली अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो जाता है। याकुजा टैटूज सिर्फ डिजाइन नहीं होते, वो एक कमिटमेंट होते हैं। पेन, टाइम, मनी और सबसे इंपॉर्टेंट, सोसाइटी से परमानेंट ब्रेक। एक बार ये टैटू बन गया तो तुम वापस नॉर्मल दुनिया में फिट नहीं हो सकते। याकुजा ड्रग्स बेचते हैं कभी कभी, लेकिन उनका रियल गेम कुछ और है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट ब्लैकमेल। ये इलीगल नहीं लगता, लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम कंट्रोल्ड होता है। आज याकुजा खत्म हो रहा है, गन से नहीं, लॉस से। जापान ने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए, बैंक अकाउंट नहीं, बिजनेस नहीं, नॉर्मल लाइफ नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, न्यू जनरेशन ज्वाइन नहीं करना चाहती। याकुजा एक गैंग नहीं था, एक सिस्टम था। वो लोग जिन्हें सोसाइटी ने रिजेक्ट किया, उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां वो किंग्स थे। लेकिन हर सिस्टम की एक एक्सपायरी होती है और याकुजा अब एक डाइंग एम्पायर बन चुका है। सबसे डार्क ट्रूथ, पावर के टॉप पर इंसान अकेला रह जाता है और याकुजा का बॉस
सबसे पावरफुल होते हुए भी सबसे ज्यादा अकेला होता है।